अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 15 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को। स्टेप नंबर 2 में हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को। और जो स्टेप नंबर 3 लास्ट स्टेप है लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने का, वो है कि वो रिएक्टेंट जो कि सबसे कम प्रोडक्ट बनाएगा, द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इन 3 स्टेप्स को यूज़ करके किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Question number 2, why is it important to find the purity of a compound which is used as a medicine? Dear student, मेडिसिन के तौर पर हम जो भी कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं उस कंपाउंड की प्योरिटी, कि वो कंपाउंड कितना खालिस है, इसको फाइंड करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर उस कंपाउंड के अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो वो इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकती हैं, हार्मफुल हो सकती हैं, टॉक्सिक हो सकती हैं, जहरीली हो सकती हैं, हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। उसके अलावा अगर वो मेडिसिन इम्प्योर ना खालिस कंपाउंड से बनी हुई है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इट कैन गिव इनकरेक्ट डोजेज। सो जो भी पेशेंट उस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा होगा तो उसको जो डोज मिल रही है वहाँ से वो ठीक नहीं होगी, वो इनकरेक्ट होगी, जिसकी वजह से उस मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। It means it can also reduce effectiveness and it can also causes side effect, और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसके बहुत सारे बुरे असरात भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर हो सकते हैं। इसी वजह से कंपाउंड की प्योरिटी को फाइंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेडिसिन प्योर होगी तो इस परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मेडिसिन ये किस चीज़ को यकीनी बनाती है, किस चीज़ को इंश्योर करती है, इस बात को इंश्योर करती है कि जो आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो दरअसल वो बिल्कुल सेफ़ है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो आपके लिए महफूज है, उससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। इसके अलावा वो जो मेडिसिन जो आप इस्तेमाल कर रहे हो अगर वो खालिस कंपाउंड से बनी है, प्योर कंपाउंड से बनी है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और पेशेंट के इस्तेमाल के लिए वो रिलायबल भी होगी। सो पेशेंट उसको बग़ैर किसी टेंशन के इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो मेडिसिन प्योर कंपाउंड से बनी होगी, खालिस कंपाउंड से बनी होगी। सो डियर स्टूडेंट, कि कोई भी मेडिसिन जब किसी भी कंपाउंड से बनाई जाती है तो उस कंपाउंड की प्योरिटी को फाइंड करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आपको रीजंस बता दी हैं, आपने ये रीज़न लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 3, विल देयर बी अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? नो, there is no limiting reactant in a reversible reaction. Dear student, reversible reaction में कोई limiting reactant नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसकी रीज़न ये है, because in reversible reaction products are not formed, products नहीं बनते। और reversible reaction इसके अलावा क्या होता है dear student, incomplete होता है। reversible reaction एक ऐसा reaction होता है जो कि reverse हो सकता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी। ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल सी एंड डी। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह के रिएक्शन को तो हम फॉरवर्ड बोलते हैं, लेकिन अगर जो प्रोडक्ट्स बने हैं अगर ये दोबारा रिवर्स हो जाएं, रिएक्टेंट्स में वापस चले जाएं, तो इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बनते। प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बनते? वो इस वजह से नहीं बनते क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। सो डियर स्टूडेंट, ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से लिमिटिंग रिएक्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करता है, कंट्रोल करता है। सो जब रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो हमें फिर रिएक्टेंट का नहीं पता होगा कि किस रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू नो if a formula
इज एम्पिरिकल आर नॉट। आपको कैसे पता चलेगा कि एक कंपाउंड कि एक जो फार्मूला है वो एम्पिरिकल है या फिर वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। सो वी कैन नो वेदर अ फार्मूला इज एम्पिरिकल आर नॉट बाय चेकिंग द रेशो ऑफ एटम। सो डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, किसी भी फार्मूला में देखना है कि उस फार्मूला में जो एटम्स हैं क्या वो सिंपलेस्ट रेशो में है। अगर तो रेशो सिंपलेस्ट है तो इसका मतलब है वो फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल CH2O इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम C6H12O6 की सिंपलेस्ट रेशो को देखें तो वो क्या बनेगी, CH2O बनेगी। मतलब ग्लूकोज के अंदर अगर हम रेशो देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो रेशो है 6:12:6। तो सब पे अगर आप 6 को डिवाइड करो तो आंसर आएगा 1:2:1। इसका मतलब है इस कंपाउंड में, इस फार्मूला में एक कार्बन है, 2 आपके पास हाइड्रोजन है और 1 आपके पास ऑक्सीजन है। सो डियर स्टूडेंट, ये CH2O दरअसल क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। सो आई होप आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन वन मेथड। आपने कोई एक मेथड लिखना है टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड विदाउट नोइंग इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो आपके पास एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता नहीं है, तो आप उसके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना चाहते हो, तो आप किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने इस क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ एक मेथड का नाम बताना है। तो डियर स्टूडेंट, वो मेथड जो सबसे आसान था याद करना, वो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है। आपने लिख देना है मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड। दिस इज़ अ मेथड दैट कैन बी यूज टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड विदाउट नोइंग इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो डियर स्टूडेंट, आपने इसके जो वन मेथड है, और भी बहुत सारे हैं, लाइक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड है, और चौथा जो मेथड है वो है वेपर डेंसिटी मेथड। सो बहुत सारे मेथड हैं, आप कोई एक लिख सकते हो जो भी आपको आसान लगता है। मैंने आपके लिए ये मेथड सेलेक्ट किया है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो आप इस मेथड को अपने क्वेश्चन का आंसर में लिख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।